हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का। तो लास्ट वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को कोहल-रोशस लॉ तक कंप्लीट करवा दिया था कि कोहल-रोशस लॉ एक्चुअली क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है और जो भी आपके अलग अलग टाइप्स के आयंस होते हैं उससे आप लोग किस तरीके से मोलर कंडक्टेंस को निकालते हैं। अगर देखा जाए तो कोहल-रोशस लॉ के एक्चुअली 2 टाइप के एप्लीकेशंस है। एक एप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग आज के क्लास में देखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपका जो भी फर्स्ट एप्लीकेशन था कोहल-रोशस लॉ का, उसको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकेंड वाले एप्लीकेशन को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते अपने पार्ट को। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था एप्लीकेशन ऑफ कोहल-रोशस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोहल-रोशस लॉ। पहला एप्लीकेशन मैंने वहाँ पे ये देखा था कि सपोज़ अगर मुझे कुछ एग्जाम्पल आ जाए इस तरीके से, अगर आपको निकालना हो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस सपोज आपको निकालना है NaI का, तो मैंने आप लोगों को जो पहला एप्लीकेशन था उसमें ये बताया था कि अगर आपको सपोज मोलर कंडक्टेंस निकालना है इस NaI सॉल्ट का, तो इसी का मतलब आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ I माइनस आयन। ये वाली चीज़ मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में सिखाई थी कि हम लोग को अगर किसी भी सॉल्ट का मोलर कंडक्टेंस लिखना है तो हम लोग कोहल-रोशस लॉ की हेल्प से उसको लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी सॉल्ट में 2 चीज़ें होती है। एक होता है पॉजिटिव वाला चार्ज, मतलब एक होता है आपका कटायन, और एक होता है नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज जो होती है आपकी अनायन। तो सपोज अगर मुझे NaI को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, Na प्लस प्लस I माइनस, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। फिर से देखो, इस बार मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये है आपका NaI, तो इसमें 2 चीज़ें, एक है Na और एक है I, तो ये लिखा मैंने Na प्लस का और ये लिखा मैंने I माइनस का। ये वाली चीज़ मैं आपकी लास्ट वाले क्लास में डिस्कस करवा चुकी हूँ। फिर मैंने आपको बताया था एक और एग्जाम्पल, सपोज़ अगर मैं ले लूँ NaCl, तो इस NaCl को भी मैं वैसे ही लिख सकती हूँ। इसमें भी है 2 चीज़ें, एक है आपका Na, एक है आपका Cl, तो इसको भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, Na प्लस प्लस Cl माइनस। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई भी चीज़ एक है आपकी प्लस, तो दूसरी वाली चीज़ के ऊपर कौन सा साइन आता है, माइनस। चलिए अब मैं आपका अगर नेक्स्ट एग्जांपल करवा दूँ, सपोज़ ये वाला, इसमें आ गया है आपका HCl, तो इसमें भी 2 चीज़ें, एक है आपका H, एक है आपका Cl, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इधर, H प्लस आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस आयन। अगर एक है प्लस तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस। HCl के अंदर में है 2 चीज़ें, एक है आपका H प्लस और एक क्या है आपका Cl माइनस आयन। चलिए इसके जगह पे सपोज मैं आपका ले लूँ KCl, तो इस KCl में भी वैसे ही हम लोग 2 चीज़ें बता सकते हैं, इसके अंदर में भी है 2 चीज़ें, एक है आपका K और एक है आपका Cl, तो इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, लैम्डा नॉट ऑफ K प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस आयन। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, अगर एक है प्लस तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस। इसके अंदर में है 2 चीज़ें, बस मैंने उसको उस टर्म्स में लिख दिया। अगर आपको सपोज आ जाए लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसके अंदर में भी है 2 चीज़ें, पहली चीज़ है आपकी ये CH3COO और सेकंड थिंग है आपकी Na। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि Na के ऊपर में कौन सा चार्ज आता है, प्लस, और एसिटेट आयन के ऊपर में कौन सा चार्ज आता है, माइनस। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस। समझा या नहीं, बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर आपका कोई भी सॉल्ट आ जाए तो सॉल्ट हमेशा कैसे टूटेगा, एक प्लस और एक माइनस चार्ज के फॉर्म में। अगर आपको कोई भी बेस आ जाए तो वो भी कैसे टूटता है, एक प्लस और एक माइनस आयन के फॉर्म में। कोई भी बेस आ गया, सपोज NaOH वगैरह, अगर आपको HCl आ गया, कोई भी एसिड आ गया, वो भी कैसे टूटेगा, प्लस और माइनस के फॉर्म में। ठीक है, चलिए जनरली क्या होता है ना,
हम लोगों को पता नहीं होता है कि कौन से चार्ज के ऊपर में, मतलब कौन सी स्पेसिस के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज दोगे, कौन सी स्पेसिस के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज देना है। भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि इस स्पेसिस के ऊपर मुझे पॉजिटिव देना है या इस स्पेसिस के ऊपर मुझे नेगेटिव देना है। तो आप बस दिमाग में इतना फिट कर लो कि जनरली जो भी आपके ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 के मेटल्स जैसे कि ली, ना, करे, रब, से, फरियाद, जो भी आपके ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं उनके ऊपर में हमेशा आपको पॉजिटिव चार्ज ही देना है। ग्रुप 1 के मेटल जैसे कि अगर आप देखते हो यहाँ पे Na, ये देखो यहाँ पे भी है Na, यहाँ पे भी है Na, है ना। तो जहाँ पे भी यहाँ पे आपका K है, तो जो भी आपके ग्रुप 1 के मेटल्स रहेंगे उनके ऊपर जनरली आपको पॉजिटिव चार्ज ही देना होता है, क्योंकि वो सारे के सारे कैसे हैं, मेटल्स। अगर मैं ले लूँ आपके ग्रुप 2 के मेटल्स, ग्रुप 2 के मेटल्स जैसे कि होता है आपका बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ऐसे केस में जो भी आपके ग्रुप 2 के मेटल्स है उनके भी केस में आप लोग पॉजिटिव चार्ज ही देते हो। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आप +1 चार्ज देते हो और यहाँ पे आप +2 चार्ज देते हो। क्योंकि ये सारे के सारे मेटल्स हैं आपके ग्रुप 1 के, इसलिए आपने यहाँ पे +1 चार्ज दिया है। क्योंकि ये सारे के सारे मेटल्स हैं आपके ग्रुप 2 के, इसलिए यहाँ पे आपने +2 चार्ज दिया है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का मेटल दिखता है तो वहाँ पे आप बिंदास प्लस चार्ज ही देंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, मेटल्स है, और मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कहीं पे भी अगर आपको ग्रुप 17 का एलिमेंट दिख जाए जैसे कि फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ये सारे के सारे हैं आपके ग्रुप 17 के मेटल्स। कहीं पे भी अगर आपको ग्रुप 17 के मेटल्स आ जाए तो वहाँ पे आपको -1 चार्ज ही देना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देखो आयोडीन, देखो ये आयोडीन यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। कौन सा चार्ज आएगा, -1 चार्ज आया। अगर आप देखते हो Cl, तो Cl भी ग्रुप 17 का एलिमेंट है, उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आया, माइनस। यहाँ पे भी Cl है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। अगर आपको कोई भी एक आयन का भी पता चल जाए कि उसके ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या दूसरे आयन का आपको याद रखने का ज़रूरत है, नहीं। सपोज़ आप इसका एग्जाम्पल देख लो, आपको पता है कि ये है आपका Na जो कि यहाँ पे आता है, इसके ऊपर में प्लस चार्ज आता है। अगर आपको ये भी पता चल जाए तो आप इसका आराम से बता सकते हो कि अगर इसके ऊपर है प्लस तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। तो इस तरीके से मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ही अगर देते नहीं आएगा तो हम लोग कोहल-रोसेस लॉ के न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखो कुछ यहाँ पे BaOH2 के एग्जाम्पल है, BaCl2 के है, CaCl2 के, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैं लास्ट वाले क्लास में आपको करवा चुकी हूँ। ये जस्ट एक काइंड ऑफ रिवीजन था जो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में करवा दिया था, बट इस चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में लास्ट वाले क्लास में बता दिया है, तो एक बार आप उसको देख लो। तो कोहल-रोसेस लॉ के वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट मेजर एप्लीकेशंस जो है वो 2 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है आपका ये वाला, और सेकेंड एप्लीकेशन कौन सा है वो मैं आपको बता रही हूँ, उससे पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, फर्स्ट एप्लीकेशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कोहल-रोसेस लॉ का। मूव करते हैं हमारे सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ कोहल-रोसेस लॉ के। कोहल-रोसेस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MCQ टाइप का क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, 4 मार्क का भी नहीं आएगा, 1 मार्क का या 2 मार्क का आएगा। 1 मार्क का आपका 1 मार्क मतलब 1 वर्ड वाला भी आ सकता है और MCQ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, इसके अंदर जो थोड़े से डिस्कस करने वाले केसेस थे जैसे कि CaCl2, BaOH2, BaCl2, MgOH2, ये सारे मैंने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस करवा लिए थे। तो अभी चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट को। आपका जो भी नेक्स्ट एप्लीकेशन है कोहल-रोसेस लॉ का, वो ये कहता है कि अगर सपोज आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ आ जाए, लेटर से AX सॉल्व का कुछ वैल्यू दे रखा है आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BY सॉल्ट का भी कुछ दे रखा है। बहुत बहुत काम की चीज़ है यार, मैं आपको जनरलाइज फॉर्म में पढ़ा रही हूँ। अगर आपको ये जनरलाइज फॉर्म समझ जाता है तो आपको वो वाला फॉर्म भी समझ जाएगा जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ। फिर उसके बाद साथ ही साथ आपको मैंने मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है XY की भी, और आपको यहाँ पे निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AB।
आपको इसका वैल्यू लेटेस्ट से दे रखा है, मैं आपको इसका वैल्यू दे देती हूँ ABC। जस्ट टाइम बिंग के लिए सपोज करके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक जनरलाइज वाला टर्म समझाने वाली हूँ। अगर आपको कोहेरेंस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन जो जनरलाइज वाला है वो समझ जाता है, तो आपको बाकी सारे एप्लीकेशंस भी आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे इस पार्ट को, क्योंकि ये पार्ट है इंपॉर्टेंट। पेपर में मैं लिख के देती हूँ गारंटी के साथ, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ, और आएगा ना तो 2 मार्क का आएगा, 1 मार्क का नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मुझे एक बात बताना, यहाँ पे आपको AX का दे के रखा है, मैं आपको करना सिखा रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि आप लोग रट्टा मार लेते हो कि ऐसा आएगा तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा। बट अगर पेपर में एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया, तब आपका रट्टाफिकेशन, जो लोग रट्टा मार के गए उन लोगों को वो फॉर्मूला वहाँ जमेगा ही नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को रट्टा मारने वाली चीज़ से नहीं बता रही हूँ, मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ जिससे हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या पता बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर में आए ना, एग्जामिनर कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे, है ना। तब जो लोग कंसेप्चुअली समझ के गए हैं उन्हीं को वो क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा, राइट। चलिए, आपको यहाँ पे AX का वैल्यू दे रखा है, आपको यहाँ पे BY का भी वैल्यू दे रखा है, XY का भी वैल्यू दे रखा है, आपको AB का वैल्यू निकालना है। तो जब आपको ऐसा केस आ जाए कि आपको AB का वैल्यू निकालना है, तो कंसेप्ट मेरा देखो क्या कहता है। एक बार आप लोग कंसेप्ट समझ लो तो आपको वो सारे फॉर्मूले खुद ब खुद ही फ्रेम करते आ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, आपको जो कैलकुलेट करना है उसमें A आ रहा है और उसमें B आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो भी सॉल्ट का आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, उस सॉल्ट में आपको A और B आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, आपको ये तीनों वैल्यूज़ में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके अंदर में A आ रहा है? क्या इस सॉल्ट में A आ रहा है? नहीं। क्या इस सॉल्ट में A आ रहा है? नहीं। इस सॉल्ट में A आ रहा है, दिख रहा है सबको A? तो A आपको निकालना है, इसीलिए मैं सबसे पहले इसको लिखूंगी लैम्डा नॉट ऑफ AX, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट में सबसे पहला मेरा A आ रहा है, तो मुझे इन तीनों में से वो वाले टर्म को लिखना है जिसमें A आ जाए। तो A किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसलिए मैंने इस वाले सॉल्ट को यहाँ पे लिख दिया। प्लस बीच में देखो कौन सा साइन है, प्लस। साथ ही साथ आपको इस सॉल्ट में जो आपको निकालना है उसमें और कौन सा वर्ड आ रहा है? उसमें B आ रहा है। देखो इन तीनों में से किस में आपका B आ रहा है? क्या इसमें आ रहा है? नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आपका B आ रहा है, सबको दिख रहा है। इसमें भी आपका B है, इसमें भी आपका B आ रहा है, तो मैं इस वाले टर्म को यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, फिर से देखो, जो भी सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है उसमें देखो कौन से वर्ड आ रहे हैं, मतलब कौन से आयन आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि A आ रहा है, इसलिए मैंने पहले AX वाला यहाँ पे लिख दिया, फिर इसमें B आ रहा है इसलिए मैंने प्लस डाल के BY वाला लिख दिया। अब जितने भी आपका जो भी बच गया है उसमें, वो आप वहाँ पे देंगे माइनस साइन, और जो भी बच गया है उसको लिख दो। देखो ये तो आ गया है, ये भी आ गया है, ये आपका बच गया है, तो जो बच गया है उसको माइनस साइन दे के हम लोग लिख देंगे। समझा या नहीं समझा? तो बस आपको करना क्या है, फिर से एक बार रिवाइज करवा लेते हैं, क्योंकि मैं इसका अप्लाई करने वाली हूँ उसको क्वेश्चंस पे। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि मुझे यहाँ पे AB का निकालना है, तो जिसका मुझे निकालना था उसको मैंने एज इट इज़ देख के लिख दिया। सेकेंड काम मैंने यहाँ पे ये जाना कि इस AB के अंदर में पहला आपको दिख रहा है A, तो देख लो इन तीनों में से आपको A किस में दिख रहा है? इसमें, इसलिए मैंने ये वाली चीज़ को एज इट इज़ यहाँ पे देख के लिख दिया। फिर आपको इस सॉल्ट के अंदर में B आ रहा है, देखो इन तीनों में से B काय में आ रहा है? B आपका इसमें आ रहा है, फिर मैंने इस वाले सॉल्ट को एज इट इज़ यहाँ पे देख के लिख दिया, और बीच में कौन सा साइन लगाना है? प्लस। जो भी सॉल्ट आपको फॉर्म करना है, जो भी सॉल्ट आपको बनाना है, उसमें जो भी आयन है उनके बीच में हमेशा आपको प्लस साइन ही लगाना है। अब आपने ये तो यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, जो भी आपका बच गया है, जो भी आपका फालतू है सॉल्ट, जिसका भी आपको कुछ भी काम नहीं है, जो बच गया है उसको माइनस साइन देके लिख देंगे। समझा या नहीं? तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए इसी के जैसा एक और एप्लीकेशन करके देखते हैं हम लोग। अगर आपको केस कुछ इस तरीके से आ जाए कि आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है HCl की, आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है CH3CONA की, साथ ही में आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, एक सेकेंड,
NaCl की, और आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है CH3COOOH की। लेटेस्ट से इसका वैल्यू आपको दे रखा है x, y, z। वैल्यू जो भी दिया रहेगा वो हम लोग बाद में करेंगे, बट उससे पहले आप लोग समझ लो कि आपको यहाँ पे करना क्या है। जो मैंने अभी आपको जनरलाइज वाला टर्म समझाया बस वही वाली चीज़ें है, लेकिन मैंने उसको अप्लाई कर दिया है कोई पर्टिकुलर सॉल्व पे, ठीक है। तो जो मुझे लिखना है उसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, मतलब जो भी मुझे कैलकुलेट करना है ना उसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। चलिए देखेंगे आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है CH3COO और एक आपको दिख रहा है H। सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो आप लोगों को इस सॉल्ट के अंदर में दो चीज़ें दिख रही है, एक दिख रहा है आपका CH3COO और एक दिख रहा है आपको H। तो सबसे पहले मुझे बताओ इस सॉल्ट के अंदर में कौन सा वाला आयन आ रहा है? CH3COO। तो देखो इन तीनों में से आपको किसके अंदर में CH3COO दिख रहा है? इसके अंदर में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो उसको मैं सबसे पहले एज इट इज़ लिख दूंगी CH3COONA। समझा या नहीं समझा? उसका रीज़न ये था क्योंकि इस सॉल्ट के अंदर में या इस एसिड के अंदर में जो मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है उसके अंदर में आपको दिख रहा है CH3COO। तो इस वाली चीज़ में आपको वो वाली चीज़ दिख रही है, इसलिए मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया, बीच में हमेशा प्लस साइन। सेकेंड आयन आपको कौन सा दिख रहा है? H। सेकेंड आपको दिख रहा है H। तो देखो इन तीनों में से आपको किसके अंदर में H दिख रहा है? इन तीनों में से आपको किसके अंदर में H दिख रहा है? इसके अंदर में, है ना। तो इसको भी एज इट इज़ देख के लिख देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपका ये भी यूज़ हो गया, आपका ये भी यूज़ हो गया। जो आपका बच गया है वो क्या बचा है? ये। तो जो भी आपका बच गया है आप उसको माइनस के फॉर्म में लिख देंगे। समझा या नहीं? तो पहले मैंने देखा कि इसमें ये है इसलिए मैंने ये वाला टर्म लिखा, इसके अंदर में H है इसलिए बीच में प्लस साइन देके उसको लिख दिया जिसमें H आ रहा है। अब मेरा ये तो हो जाएगा, जो भी आपका इन तीनों में से बच गया है उसको आप माइनस साइन देके लिख देंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप इसको फर्दर एक्सपांड करते हो तो इसके अंदर में है आपकी दो चीज़ें। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये था आपका कोहल-रोसेस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन कि आपको कोई भी सॉल्ट को, एसिड को या बेस को तोड़ना है तो वो टूटता है दो फॉर्म में, कैटायन और एनायन के फॉर्म में। बीच में कौन सा साइन है? प्लस। अगर मुझे HCl को भी तोड़ना है तो मैं ऐसे तोड़ सकती है H और Cl के फॉर्म में, तो इसको भी तोड़ देंगे H प्लस प्लस Cl माइनस आयन। तो मैंने इसको भी दो फॉर्म में तोड़ दिया है, इसको भी दो फॉर्म में तोड़ दिया है। यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है? माइनस। इसको भी तोड़ सकते हैं Na और Cl के फॉर्म में, तो इसको भी तोड़ देंगे Na प्लस प्लस Cl माइनस। और बाहर के माइनस साइन से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो इस NaCl को भी मैंने ऐसे तोड़ दिया, HCl को भी तोड़ दिया है और CH3CONA को भी तोड़ दिया है। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्लस Na, यहाँ पे मुझे दिख रहा है माइनस Na, हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्लस Cl, यहाँ पे मुझे दिख रहा है माइनस Cl, ये भी हो गया कैंसिल। अब आपका क्या बचा है? आपका बचा है लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस, ये आपका बचा है। साथ ही साथ आपका ये भी बचा है प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ H प्लस। तो मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो इससे मेरा क्या बन जाएगा? लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COOH। ये एक्चुअली उसका प्रूफ था कि हम लोग ऐसा कैलकुलेशन क्यों कर रहे थे, क्योंकि जब मैंने इसको भी दो चीज़ों में तोड़ा, इसको भी दो चीज़ों में तोड़ा, इसको भी दो चीज़ों में तोड़ा, तो इस वाले आयन से ये वाला कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो Cl भी कैंसिल हो गया। तो जो भी आयन आपके बचे उससे आपका एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से आपकी ये वाली चीज़ फॉर्म हो जाती है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ये रहा आपके कोहल-रोसेस लॉ के एप्लीकेशंस जो हम लोगों ने कर लिए डिस्कस। अब आपका आ जाइए पेज नंबर 95 पे। उसमें आपके दिए हैं तीन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम 5.2, 5.3 और 5.4। 5.3 प्रॉब्लम जो है वो कोहल-रोसेस लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड है, जो मैंने आपका लास्ट वाले क्लास में आपको डिस्कस करा दिया था। प्रॉब्लम 5.3 वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। द रिमेनिंग प्रॉब्लम इज 5.2।
तो 5.2 वाले प्रॉब्लम को, जो आपका कोहल-रोसेस सेकेंड लॉ के ऊपर में बेस्ड है, सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं अभी प्रॉब्लम 5.2। यहाँ से पेपर में आने का चांस है, तो थोड़ा ध्यान देके समझो। तो डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 5.2 को। प्रॉब्लम नंबर 5.2। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI। आपको मोलर कंडक्टिविटी जो है ना AgI सॉल्यूशन की, उसको कैलकुलेट करने का है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दे रखा है मोलर कंडक्टिविटीज का वैल्यू, ठीक है। आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI का वैल्यू दे रखा है। NaI का वैल्यू आपको दे रखा है 126.9। अभी हम लोग यूनिट को नहीं लिखते, क्योंकि जो यूनिट इसका रहेगा वही उन तीनों का रहेगा, और यूनिट को मैंने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस करवा दिया था। तो अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेशंस को ही देखेंगे। साथ ही साथ आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है AgNO3 की, जिसका वैल्यू आपको दे रखा है 133.4, और साथ ही साथ आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है NaNO3 की, जिसका वैल्यू है आपका 121.5। डेटा को लिखने के बाद एक बार चेक करना आपका काम है कि आपने जो डेटा लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। चलिए मूव करेंगे आगे। तो आपका डेटा है करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी आपका वैसा ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे टोटल 3 वैल्यू दे रखी है और आपको इसका निकालना है। तो जिसका भी आपको लिखना है, आप हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा सॉल्व करना है, अप्लाइंग कोहल-रोसेस लॉ। अप्लाइंग कोहल-रोसेस लॉ। जब आप किसी भी स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, अगर आप वहाँ पे ऐसा जो भी लॉ यूज़ हो रहा है, अगर वो लॉ का नाम लिख देते हो ना, तो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हो कि आपको इस लॉ का नाम भी पता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके आधे मार्क एग्जामिनर कम देने का आपको सोचता है, वहाँ आधा मार्क ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, और एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। चलिए, आपको यहाँ पे AgI का निकालना है, तो जिसका भी आपको निकालना है आप उसको लिख देंगे। अब मैंने यहाँ पे ये जाना कि AgI के केस में आपकी है 2 चीज़ें, एक दिख रहा है आपको Ag और एक दिख रहा है आपको I। आपको AgI का निकालना था, इसमें आपको 2 चीज़ें दिख रही है, एक दिख रही है Ag और एक दिख रहा है I, ठीक है। मेरा रूल क्या कहता है? मेरा रूल ये कहता है कि सबसे पहले जिसका आपको कैलकुलेट करने का है उसके केस में क्या आ रहा है, Ag। तो देखो, इन तीनों में से Ag किस केस में आ रहा है? इन तीनों में से आपका Ag इसमें आ रहा है ना। यहाँ पे आपका पहला क्या है, Ag। तो इन तीनों में से Ag यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मैं एज इट इज़ देख के यहाँ पे लिख दूंगी। तो लिख दिया मैंने इसको एज इट इज़ देख के यहाँ पे। साथ ही साथ आपको जो चीज़ निकालनी है उसमें सेकेंड वाला टर्म क्या आ रहा है, I। पहला आपका Ag था, इसलिए मैंने Ag वाला लिख दिया। सेकेंड टर्म है आपका I। तो अब देखो, तीनों में से आपका I काय में आ रहा है, तीनों में से आपका I इसके केस में आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपका NaI ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये देखा, पहले आपका Ag वाला टर्म था, इसलिए मैंने Ag वाले टर्म को लिख दिया। फिर आपका I वाला टर्म था, तो मैंने बीच में प्लस साइन देके I वाले टर्म को लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी हो गया आपका यूज़, ये भी हो गया आपका यूज़। अब बच क्या गया है? अब आपका बच गया है ये वाला। तो जो भी आपके आलतू फालतू वाले सॉल्ट है जो आपके बच जाते हैं, उनको आप हमेशा माइनस साइन देके लिख देते हो। समझा या नहीं? तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, जो भी बच गया, मतलब जो भी आपके आलतू फालतू वाले हैं जो बच गए हैं, उसको माइनस साइन देके लिख देने का। माइनस साइन देके लिखना काम की बात। जो भी बच जाता है, फिर से सुनो, माइनस साइन देके ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे। AgNO3 का वैल्यू आपको दे रखा है 133.4, NaI का वैल्यू आपको दे रखा है 126.9, माइनस NaNO3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 121.5। आप लोग ये कैलकुलेशन करो और बताओ मुझे वैल्यू कितना आता है। इसका वैल्यू आपका आएगा 138.8 और यूनिट रहेगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स।
सबसे काम की बात जो है वो ये है कि आपको यहाँ पे यूनिट को याद रखने का ज़रूरत नहीं है। जो यूनिट इनका रहेगा वही यूनिट एज इट इज़ देख के लिख दो। काम की बात ये है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन को सही करके आते हो, बट आपका जो पहला मिस्टेक पॉइंट है वो ये है कि आप लोग वहाँ पे मेंशन नहीं करते हो कि आप लोग कौन से लॉ को यूज़ कर रहे हो। दूसरी बात, आप लोग यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हो, इसलिए आपका आधा मार्क कट जाता है, जबकि यूनिट तो क्वेश्चन में ही गिवन होता है। तीसरी थिंग, यहाँ पे आप लोग माइनस साइन लिखना भूल जाते हो। याद रखना है कि जो भी चीज़ का हम लोग यूज़ नहीं करते, जो भी चीज़ आलतू फालतू दे रखी है क्वेश्चन में, उसको आप लोग माइनस साइन के साथ में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग ग्राफ की हेल्प से, आप लोगों को मैंने लास्ट टू लास्ट वाले क्लासेस में ग्राफ्स पढ़वाए थे, तो मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि ग्राफ की हेल्प से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो इक्वेशन फॉर्म कर सकते थे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ था वो लीनियर नहीं था। इसके वजह से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशंस को फॉर्म नहीं कर पा रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ विच हम लोग जो है मोलर कंडक्टिविटीज़, जो भी आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनका भी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आपका ग्राफ था वो लीनियर नहीं था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो निकल गया था, तो इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए हम लोगों ने कोहल-रोसेस लॉ को एक्सप्लेन किया। कोहल-रोसेस लॉ जो है एक ऐसा लॉ है जो आपको मोलर कंडक्टिविटी का जो भी वैल्यू होता है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो बताता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो चलिए देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को, जो है आपका मोलर कंडक्टिविटी का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। उसकी हेल्प से हम लोग किस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं उस चीज़ को। उससे पहले मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है। काम की चीज़ ये है, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपके जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। पहला टाइप होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकेंड होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर एक चीज़ है स्ट्रॉन्ग तो दूसरी चीज़ क्या रहेगी उसका उल्टा, दैट इज़ वीक। तो एक है अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो सेकेंड है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखेंगे इसको। अब काम की बात यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि वो पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत वाला इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है जब भी मैं उसको पानी या कोई भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में डालती हूँ। वो पूरी तरह से टूट जाता है। तो क्या मुझे यहाँ पे डिसोसिएशन का वैल्यू निकालने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा डिसोसिएशन का जो भी वैल्यू होता है ना, मतलब जो भी मेरा अल्फ़ा का वैल्यू होता है ना, वो मुझे कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही है स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ये आपका पूरी तरह से टूट जाएगा। तो मुझे इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी कैलकुलेट नहीं करूँगी और मैं यहाँ पे ये भी कैलकुलेट नहीं करूँगी, क्योंकि ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरी तरह से टूटने वाला है। ठीक है, बट अगर मैं आ जाऊँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो इसका नाम ही कह रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है, वो है कमज़ोर टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसका नाम ही है वीक, तो वो कमज़ोर टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ कि वो पार्शियली डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ कि कम टूटेगा, कम टूटेगा। मतलब जब भी मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को कोई भी पानी या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में डालूंगी तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ पार्ट ही उसका टूटेगा, कुछ पार्ट ही उसका ब्रेक होगा या डिसोसिएट होगा। लेकिन मुझे बताओ, ये जो कुछ है, क्या मुझे पता है कि कितना कुछ है? मतलब मुझे क्या ये चीज़ पता है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं पानी के अंदर में डालूंगी तो वो कितना डिसोसिएट होगा? मुझे क्या पता?
स्ट्रॉन्ग के केस में तो मुझे पता है कि वो पूरी तरह से टूटने वाला है, बट वीक के केस में तो मुझे पता ही नहीं ना कि भाई वो टूटेगा तो कितना टूटेगा और कितना नहीं टूटेगा। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मुझे अल्फ़ा और के का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो अल्फ़ा मुझे बताता है कि बेटा या भाई वो कितना टूटेगा, कितना डिग्री है उसका डिसोसिएशन का, कितना टूटेगा वो मुझे बताएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। के मुझे बताएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट कि इसके टूटने का कांस्टेंट कितना है। ठीक है, क्या ये दोनों टर्म्स मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा टूटने वाला है, बट मुझे ये पता है कि ये कुछ ही टूटेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितना टूटेगा। इसीलिए हम लोग हर एक सॉल्ट के लिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है उसी के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत बहुत काम की चीज़ है। आप निकाल तो लेते हो लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि वीक के लिए निकाल रहे या स्ट्रॉन्ग के लिए। तो याद रखना है, वीक में ही निकालने का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता वो कितना टूटेगा। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए, अब इनको निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं उन फॉर्मूलेज को। तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ टर्म्स, कुछ फॉर्मूलेज जो रहेंगे आपके कैलकुलेशंस के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि अल्फ़ा का मतलब होता है लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट। ठीक है, जो भी आपका अल्फ़ा होता है उसी का मतलब होता है लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा नॉट। सेकेंड फॉर्मूला होता है आपका के ए, जिसका मतलब होता है अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। चलिए देखेंगे। तो काम की बात ये है कि यहाँ पे जो भी आपका अल्फ़ा है ना, इस अल्फ़ा का मतलब होता है, यहाँ पे आपका जो भी अल्फ़ा, इस अल्फ़ा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मुझे एक बात बताओ, मोस्टली ये किसके लिए होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि वो पूरा नहीं टूटता है। कितने डिग्री से टूटेगा? वो है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो भी आपका लैम्बडा सी है, आप सबको पता है कि इस जो उल्टा ट्रायंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। तो ये है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन देखो इसके नीचे आपको सी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, क्योंकि इसके नीचे में क्या है? सी। फिर आ जाएंगे आपके लैम्बडा नॉट पे। इस लैम्बडा नॉट का वैल्यू मतलब ही उल्टे ट्रायंगल के नीचे जब नॉट आ जाए तो आपको तो पता है कि उल्टा ट्रायंगल मतलब ही क्या होता है? आपकी मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी साथ ही साथ जो भी यहाँ पे आपका के ए है उसका मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट। और जो भी यहाँ पे आपका सी है उसी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर में इस चीज़ को। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि कैलकुलेट करो डिसोसिएशन कांस्टेंट को, और आपको ये नहीं बताया गया है कि आप अल्फ़ा निकालो या नहीं निकालो, आपको बस क्वेश्चन में इतना ही बोला गया है, आपको सारा का सारा डेटा दे रखा है और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि बस बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप डायरेक्टली इसका वैल्यू बता सकते हैं? नहीं, आपको याद रखना है इसके फॉर्मूले में आपका अल्फ़ा आ रहा है। तो जब तक कि आप सबसे पहले अल्फ़ा को कैलकुलेट नहीं करोगे, क्या आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप अल्फ़ा निकालोगे, अल्फ़ा का वैल्यू निकालोगे, तभी जाके तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू पूछा हो
या नहीं पूछा हो, ये निकालने के लिए अगर बोला जाए तो आपको पहले इसको तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उल्टे ट्रायंगल का मतलब तो मोलर कंडक्टिविटी होता है। इसके नीचे है सी, इसलिए वहाँ पे कंसंट्रेशन आया। इसके नीचे है नॉट, इसलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको इसके लिए कोई भी टर्म आ सकता है। अगर आपको ये वाला टर्म पता है, ये दोनों नहीं पता कि इसको ये दोनों भी बोलते हैं, तो आप वहाँ पे मिस्टेक करके आओगे पेपर में, क्योंकि इन तीनों में से आपको कोई भी चीज़ दे सकती है क्वेश्चन में एग्जामिनर, ठीक है। तो मैंने आपको वो तीनों पॉसिबिलिटी लिख दी है। आपको इसको पूछा जा सकता है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, इसके नीचे जीरो आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि ये जीरो कंसंट्रेशन में पूछा जाए। जीरो कंसंट्रेशन मतलब जीरो कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ का कब रहेगा, जब मैं उसके अंदर में बहुत सारा पानी डालूंगी, बहुत सारा पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करूंगी। इसी का मतलब मैं उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन करूंगी, बहुत ज़्यादा पानी डालूंगी, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसीलिए इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं। तीसरी थिंग, आप इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हो। के ए है, जनरली के वाली चीज़ तो कांस्टेंट होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और सी क्या है, कंसंट्रेशन। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके 5.4 प्रॉब्लम को, जो कि दिया है पेज नंबर 95 पे, प्रॉब्लम 5.4। प्रॉब्लम 5.4 में आपको यहाँ पे ये दे रखा है क्वेश्चन में, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 एसिटिक एसिड। आपको कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलर, ठीक है। साथ ही साथ आपको टेम्परेचर दे रखा है। तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये है कि आपको वहाँ पे पहचानते आना चाहिए ये लैम्बडा सी है या लैम्बडा नॉट है। तो आप लोग वो सेंटेंस पढ़ के समझ सकते हो जो मैंने अभी आपको बता दिए। आपको बोला गया है कैलकुलेट करो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी का मतलब अल्फ़ा को निकालना है। साथ ही साथ आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसी का मतलब के ए को भी कैलकुलेट करना है। आपको मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दे रखा है एट ज़ीरो कंसंट्रेशन 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वाला वैल्यू आपको दे रखा है। यहाँ पे वैल्यू कभी भी चेक कर लेना न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कि जो भी वैल्यू आपने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है। चलिए देखेंगे इस प्रॉब्लम को। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि सबसे पहले तो मुझे निकालना है अल्फ़ा को, क्योंकि अल्फ़ा निकाले बिना मैं के नहीं निकाल सकती। अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा नॉट, ठीक है। पेपर में आपको याद नहीं रहता है कि ऊपर नॉट है या नीचे नॉट है। आपको याद रखना है ऊपर सी है नीचे ओ है, सी ओ, ठीक है। ऊपर सी नीचे ओ। याद रखना है कि जब भी आप अल्फ़ाबेट को पढ़ते हो तो पहले क्या आता है, सी, और बाद में आपका क्या आता है, ओ। इसीलिए सी को हम लोग लिखेंगे ऊपर और ओ को हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे। याद रखो इस चीज़ को। अल्फ़ाबेट में ए बी सी से पहले सी आ रहा है, फिर बाद में ओ आ रहा है, इसलिए सी ऊपर ओ नीचे, ऐसा इसको याद रखो, ठीक है। चलिए करेंगे इसका कैलकुलेशन। आपको लैम्बडा सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 16.5। ज़ीरो कंसंट्रेशन पे आपका वैल्यू कितना है, 390.7। तो इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। इसका वैल्यू आता है 0.0422। ये आप लोग कैलकुलेट करके देखो। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका के ए, मतलब ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का के ए का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का स्क्वायर मतलब इस वैल्यू का आपको लेने का है स्क्वायर 0.0422, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे इंटू कंसंट्रेशन का वैल्यू आपका कितना है, 0.01 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। 1 माइनस इसका वैल्यू ले लेंगे 0.0422, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इस चीज़ को और ज़्यादा ईजी बनाना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। इसको आप लोग कुछ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो फर्दर। जैसे कि मुझे अगर इसको ऐसे लिखना है तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ ना, जैसे कि ये है। अगर मैं इस पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करवा दूँ, इधर से इधर शिफ्ट करवा दूँ, ठीक है, और इसको इधर से इधर शिफ्ट करवा दूँ,
तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 42 इंटू 10 की पावर -1 -2 -3 का स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपको इसका स्क्वायर निकालने बोला जाए तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को मैंने इधर से इधर शिफ्ट करवा दिया, इधर से इधर, इधर से इधर, इसको बना दिया मैंने 42.0, तो ये बन गया आपका 42। ठीक है, 42 को लेके कैलकुलेशन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। बट अगर ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालने बोला जाए तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए पॉइंट को शिफ्ट करवा दो 1, 2 और 3 डिजिट से। इसलिए यहाँ 3 आ गया, राइट साइड में करवाया है इसलिए माइनस आया है। ठीक है, अगर मुझे इस 0.01 को लिखना है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ 1 इंटू 10 की पावर 1.0। इसको मैं इधर से इधर शिफ्ट करवा रही हूँ, इधर से इधर, मैंने 2 डिजिट से इसको शिफ्ट करवाया है, इसलिए 10 की पावर में 2 आया। कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट करवाया है, माइनस, इसलिए इसका वैल्यू क्या आया, माइनस अपॉन। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना जो भी आपका वैल्यू आता है। तो मैं इसको पहले एज इट इज लिख देती हूँ 1 - 0.0422। अब देखो आपके लिए कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि आप लोग 42 का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो। 10 की पावर -3 और बाहर में है 2, तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर -6। यहाँ पे आपको लिखना है 1 इंटू 10 की पावर -2। अब आप लोग कैलकुलेशन को एकदम ईजियर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इसको और फर्दर कर सकते हैं। 42 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा आपका -6। ठीक है, ये है आपका 1.0 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में आ जाएगा 1 - 0.0422। इसको फर्दर और लिख सकते हैं 42 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -6 -2 कितना हो जाएगा, -8। 1 को लिखने का ज़रूरत नहीं है, अपॉन 1 - 0.0422। तो इसका वैल्यू आपका आता है 1.85 इंटू 10 की पावर -5 के बराबर। ठीक है, तो आपको अभी तो आप लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटर की हेल्प से कर लोगे, बट अगर पेपर में आएगा तो पेपर में आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में आपको ये वाली जो ट्रिक्स मैंने बताई है ना, ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसका भी वैल्यू आप ऐसे मत करो, तो आप लोग इसको 1 में कन्वर्ट कर लो, इसको आप लोग 42 में कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर को ऐड सब्सट्रैक्ट कर लो, जो भी है नीचे का एज इट इज़ लेके सॉल्व कर लो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, काम की स्टेप से। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी उसको। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको कंडक्टिविटी को मेजर करने का है तो आपको जो सेल यूज़ करना पड़ेगा उसका नाम क्या रहेगा, कंडक्टिविटी सेल, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मुझे कंडक्टिविटी के बारे में बताने वाला है, तो उस सेल का नाम क्या रहेगा, कंडक्टिविटी सेल। तो अब आपका नेक्स्ट रीडिंग है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी यूजिंग कंडक्टिविटी सेल। measurement of conductivity using conductivity cell। चलिए देखते हैं हम लोग इस पार्ट को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिविटी सेल, कि आपका जो कंडक्टिविटी सेल है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को एक ग्लास ट्यूब को कंसिडर करने का है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो है ना, ये है आपका बीकर, ठीक है, और ये है आपका ग्लास ट्यूब, इसको मैं बोल रही हूँ ग्लास ट्यूब। मैंने एक ग्लास ट्यूब को लिया है, ठीक है, ये है आपके जो भी आपके वायर है वो है ये मेटालिक वायर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक बीकर को कंसिडर किया है और मैंने एक ग्लास ट्यूब ली है। ग्लास ट्यूब के अंदर में मैंने यहाँ पे मेटालिक वायर्स कनेक्ट कर दिए, और ये जो है ना, ये है आपके प्लैटिनम के प्लेट, तो इसको मैं बोलूँगी प्लैटिनम प्लेट,
कोटेड विथ ब्लैक प्लैटिनम। तो आप लोगों ने प्लैटिनम मेटल के बारे में सुना होगा, तो यही है वो आपका प्लैटिनम मेटल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो आपका प्लैटिनम मेटल है, मतलब जो आपके प्लैटिनम के प्लेट्स है, उसको मैं ब्लैक प्लैटिनम से कोटिंग कर देती हूँ। ये है आपका ब्लैक प्लैटिनम। मैंने इसको कोटिंग कर दिया है ताकि जो भी मेरी रिएक्टिविटी है इन इलेक्ट्रोड्स की, इन प्लैटिनम के मेटालिक प्लेट्स की, वो इंक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। इसलिए मैंने इसको काई से कोटिंग कर दी है, प्लैटिनम ब्लैक से। तो आपकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो सरफेस एरिया है इस प्लैटिनम वाले इलेक्ट्रोड का, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ये हो गया आपका कंडक्टिविटी सेल। मतलब ये जो है, ये आपको क्या बताने वाला है, ये आपको कंडक्टिविटी का वैल्यू बताने वाला है, ठीक है। तो इस बीकर के अंदर में मैं वो सॉल्यूशन को लूँगी, इस बीकर के अंदर मैं वो सॉल्यूशन को लूँगी जिसकी कंडक्टिविटी मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये रहेगा आपका सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी is to be calculated, is to be calculated। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये हुआ मेरा कंडक्टिविटी सेल। तो जस्ट यहाँ पे ग्लास ट्यूब को लिया है, कुछ मेटल्स को ले रखा है, और यहाँ पे है आपका प्लैटिनम प्लेट। ये जो प्लैटिनम प्लेट है यही है आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इसको मैंने कोटिंग करवा दिया है ब्लैक प्लैटिनम से ताकि इसकी रिएक्टिविटी, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए। इस बीकर के अंदर में मुझे वो सॉल्यूशन को लेना है जिसकी कंडक्टिविटी मुझे कैलकुलेट करना है। तो उसकी कंडक्टिविटी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ इस कंडक्टिविटी सेल का यूज़ करके। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे आगे। यहाँ पे मेरे कुछ टर्म्स आते हैं। तो पहला टर्म जो होता है वो ये होता है कि जो भी मेरा बी होता है, बी, इसी का मतलब होता है सेल कांस्टेंट। वैसे तो आप सेल के कांस्टेंट को कोई और टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन बुक में सारे फॉर्मूलेज जो भी है वो आपके बी को कंसिडर करके निकाले गए हैं। इसीलिए आप लोग, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेल कांस्टेंट को बी मान के ही चलो। तो इस बी का मतलब होता है एल अपॉन ए, ठीक है। वेयर जो भी आपका एल है वो है आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लैटिनम प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। जो भी आपका डिस्टेंस है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में, मतलब ही प्लैटिनम प्लेट्स के बीच में, जो भी आपका ये वाला डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है आपका एल। और जो भी आपका ए है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। जो भी आपका एरिया है क्रॉस सेक्शन का इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का, वो है आपका ए, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि हम लोग सबसे पहली चीज़ जो कैलकुलेट करते हैं वो है आपका बी। इसी का मतलब सेल का कांस्टेंट वैल्यू। हर एक कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है। तो इस कंडक्टिविटी सेल में जो भी इनके बीच में का डिस्टेंस है वो है आपका एल, मतलब है लेंथ, और जो भी आपका एरिया है वो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये रहा आपका सेल कांस्टेंट। सेकेंड थिंग होती है यहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी। इसी का मतलब होता है आपका के। तो के का मतलब होता है बी अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका के है वो तो आपको समझ गया है कि वो है कंडक्टिविटी, और जो भी आपका आर है वो है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप सबसे पहली चीज़ जो ये निकालता है वो है सेल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है एल अपॉन ए। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। सेकेंड थिंग जो है वो है कंडक्टिविटी, इसी का मतलब के, जिसका वैल्यू होता है बी अपॉन आर। तो इस बी को अगर आपने पहले निकाल लिया तो आप उसको आर से डिवाइड करके कंडक्टिविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने इस कंडक्टिविटी सेल का देख लिया कि वो हम लोग को किस तरीके से कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल कौन सा इन्वॉल्व होता है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग कंडक्टिविटी को एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। तो देख लेंगे वो सारी चीज़ों को। चलिए देखेंगे उस चीज़ को। तो सबसे पहली स्टेप जो है वो ये है कि मैं एक चीज़ को पहले ड्रॉ करूँगी जो कि रहेगा आपका सेल,
ठीक है। तो ये है सबसे पहले तो आपका बीकर, ये मैंने बीकर को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है और इस बीकर के अंदर में मैं डालूंगी आपके कंडक्टिविटी के सेल को। कंडक्टिविटी सेल का कंस्ट्रक्शन अभी हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल बस वही वाला कंस्ट्रक्शन है जो अभी देखा है। ये रहा आपका कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। इस कंडक्टिविटी सेल को मैं कनेक्ट कर दूंगी आपके सर्किट से। ये रहा आपका जॉकी और स्लाइडिंग कांस्टेंट। ये है लेटेस्ट से हम लोग बुक वाले टर्म्स यूज़ करते ताकि आपको प्रॉब्लम ना आ जाए। ए बी सी, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि ये है आपका आर एक्स, मतलब ये है आपका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो आप अप्लाई कर रहे हो। जो भी यहाँ पे आपका ये ए सी है वो है आपका ए सी, इसी का मतलब वो है आपका अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। अगर आप ये लोग ये वाली चीज़ पढ़ लेते हो तो आपको फिजिक्स में भी इस टाइप के कैलकुलेशंस आएंगे। ये वाली चीज़ आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे। ये वाला रहा आपका बीकर, ये है आपका बीकर, ठीक है। ये है आपका उसके अंदर में सॉल्यूशन और ये है आपका कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, ये है आपके वायर्स। ये जो भी आपका ये है ना, ये पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग की या स्लाइडिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, स्लाइडिंग की या स्लाइडिंग कांटेक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एसी करंट को अप्लाई किया है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट या डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, या आप लोग डिटर्मिनेशन ऑफ बी भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप में आपको निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, जिसको हम लोग बी से भी रिप्रेजेंट करते। तो मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला उसका बता दिया है कि बी का मतलब क्या होता है, एल अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया। फॉर्मूला तो आ गया, अब हम लोग प्रैक्टिकली उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स अप्लाई कर दिया है। फिर मैं इस स्लाइडिंग की को ऐसे मूव कर करके देखूंगी कि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मुझे करंट मिलता है, जिस पॉइंट पे मुझे सर्किट के अंदर में करंट मिलता है, उस पॉइंट पे मैं इसको छोड़ दूंगी। तो इसको ऐसे से मूव करेंगे इसके ऊपर में, जिस भी पॉइंट पे करंट मिलेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, इस बीकर के अंदर में कंसिडर अ सॉल्यूशन whose conductivity is known। ठीक है, लेटेस्ट से मैं आप लोगों का एक सॉल्यूशन जो ले रही हूँ, जैसे कि KCl को मैंने लिया है, ठीक है। तो KCl सॉल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, इसकी कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो मुझे पता है, इसलिए मैंने KCl सॉल्यूशन को इसके अंदर में ले लिया है, क्योंकि मुझे उसकी कंडक्टिविटी पता है, मुझे उसकी कंडक्टिविटी का वैल्यू नोन है। उसके अंदर मैंने कंडक्टिविटी सेल को डाल दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब इसकी कंडक्टिविटी मुझे पता है तो मैं इसको इसके अंदर क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले उससे निकालना है सेल कांस्टेंट को। अगर सेल कांस्टेंट निकल जाए तो मैं बाद में किसी और सॉल्यूशन की भी कंडक्टिविटी को निकाल सकती हूँ जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो इस बीकर के अंदर में मैंने वो सॉल्यूशन को कंसिडर किया है जिसकी कंडक्टिविटी का वैल्यू मुझे पता है। तो मैं यहाँ से ये जो भी ब्रिज है ना, इस ब्रिज को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सेकेंड पॉइंट है आपका वी हैव कनेक्टेड व्हीटस्टोन ब्रिज टू द कंडक्टिविटी सेल। व्हीटस्टोन ब्रिज टू द कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल को मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये रिलेशन ऑब्टेन हुआ कि जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है ना इस सॉल्यूशन का, जो भी आपका ये वाला सॉल्यूशन है, इसका जो भी रेजिस्टेंस है
अपॉन ये वाला जो लेंथ है, ये कितना लेंथ है आपका, ये है आपका AC। तो मैं इसको लिख सकती हूँ लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू वो रहेगा आपका रेजिस्टेंस ऑफ RX, मतलब जो भी आपका X रेजिस्टेंस है, अपॉन लेंथ ऑफ BC। तो ये रहेगा आपका लेंथ ऑफ BC। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस यहाँ पे मैंने वो देखा है कि जब मैं ये रेजिस्टेंस को लूँगी तो मैं इसी के साइड वाली लेंथ को लूँगी, उसके नीचे ये है रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो इसी साइड की लेंथ कौन सी है, AC। जब मैं ये वाले रेजिस्टेंस को लूँगी RX, तो उसके नीचे वाले लेंथ को मैं लूँगी, उसके नीचे वाला लेंथ क्या है आपका BC, तो उसके नीचे में मैंने ये वाली चीज़ लिख दी है। तो इससे सबसे पहले तो मैं रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को निकाल सकती हूँ। कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन का आपका फॉर्मूला रहेगा RX इंटू लेंथ ऑफ AC अपॉन लेंथ ऑफ BC। तो इस तरीके से मैं आपका रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को निकाल सकती हूँ। कुछ भी नहीं करना, इस चीज़ को ऊपर भेज देंगे। ले लो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। जो भी आपका सेकंड पार्ट है वो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल लिया है। तो आपके रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू है RX इंटू लेंथ ऑफ AC अपॉन लेंथ ऑफ BC। तो इस तरीके से आपने रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको अच्छे से एक फॉर्मूला पता है कि जो भी आपका K होता है उसी का मतलब होता है B अपॉन R। K का मतलब ही क्या होता है, B अपॉन R। तो अगर मुझे सेल कांस्टेंट निकालना है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, B इक्वल्स टू K इंटू R। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका B है वो है आपका सेल कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन का जो वैल्यू मुझे मिल गया है, तो ये है आपके रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ये है आपकी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो K का वैल्यू होता है B अपॉन R। तो इस B को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ K इंटू R, इसलिए मैंने उसको वैसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेल कांस्टेंट, ये है आपकी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ये है आपका रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी जो थी इस सॉल्यूशन की वो मुझे पहले से ही पता थी, मैंने नोन वाली कंडक्टिविटी ली थी। साथ ही साथ रेजिस्टेंस अभी मैंने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, तो इस तरीके से मैं सेल कांस्टेंट निकाल सकती हूँ। चलिए अब हम लोग आपका सेकेंड स्टेप जो है उसको फॉलो करेंगे, वो रहेगा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जब आप यहाँ पे कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस की हेल्प से आपने सेल कांस्टेंट निकाल लिया, आपने सबसे पहले सेल कांस्टेंट को क्यों निकाला? क्योंकि सेल कांस्टेंट जो होता है हर एक सेल का, उसका वैल्यू कैसा होता है, फिक्स। सेल कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है किसी भी सेल का कभी भी वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। तो इस सेल का वो फिक्स है, चाहे आप इसके अंदर में कोई भी सॉल्यूशन लो, लेकिन ये सेल कांस्टेंट जो है वो कैसा रहेगा, फिक्स। इसीलिए पहले मैंने नॉन कंडक्टिविटी वाले सॉल्यूशन का, मतलब ऐसी सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी मुझे पता है, उसका पहले मैंने सेल कांस्टेंट निकाल लिया। अब मैं अगर इसके अंदर में ऐसा सॉल्यूशन डालूंगी जिसकी कंडक्टिविटी मुझे नहीं पता है, लेकिन सेल कांस्टेंट का तो वैल्यू सेम ही रहेगा ना, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल तो सेम ही है ना। तो अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, K इक्वल्स टू B अपॉन R। ये है आपका सेल कांस्टेंट और ये है आपका रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये वाली जो चीज़ है K, ये है आपकी कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन। जो भी आपका अननोन सॉल्यूशन है ना, जिसका कंसंट्रेशन, जिसकी कंडक्टिविटी आपको नहीं पता है, जो अननोन सॉल्यूशन आपने लिया है, उसको अब आप निकाल सकते हो B अपॉन R से। रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन तो ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन जो B का वैल्यू है वो आपको पता चल गया है, और वो जो B का वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हर एक कंडक्टिविटी सेल के लिए कैसा रहता है, फिक्स। तो ये दोनों से आप ये निकाल सकते हो। जो आपकी थर्ड स्टेप रहेगी ना, लास्ट स्टेप, वो रहेगी आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कि आप लोग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे निकालेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग उल्टा ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 1000 K अपॉन C। इस तरीके से। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम लोगों ने कंडक्टिविटी सेल के कंस्ट्रक्शन को देखा, फिर कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन से कनेक्ट कर दिया, और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है कि इसका रेजिस्टेंस अपॉन ये लेंथ,
इक्वल्स टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन ये लेंथ, इससे मैंने रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को निकाल लिया। रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे पता चल गया, इसकी कंडक्टिविटी मुझे पता थी, इससे मैंने इस सेल का सेल कांस्टेंट निकाल लिया। सेल कांस्टेंट जो होता है वो कैसा रहता है, फिक्स। फिर मैंने इसके अंदर में डाला अननोन सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी मुझे पता नहीं है, जो अननोन है मेरे लिए, उसके अंदर डाला, तो उसका फॉर्मूला है B/R। ये मैं निकाल लूँगी, इसका वैल्यू तो फिक्स ही है। अब मुझे निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। सोचने की बात यह है, मोलर कंडक्टिविटी के लिए मुझे चाहिए K, मतलब कंडक्टिविटी। अगर मैं कंडक्टिविटी नहीं निकालूंगी तो क्या मैं मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकती हूँ? नहीं। तो पहले मैंने इसको निकाल लिया, फिर उससे निकाल लिया मोलर कंडक्टिविटी। अब आप लोग इस पे जो बेस्ड है न्यूमेरिकल उसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वाले क्लासेस में हम लोग सेल देखेंगे और इसका जो न्यूमेरिकल है उसको भी देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you find this video interesting then please do like and share and subscribe to our channel if you haven't yet subscribed। ये थोड़ा सा फिजिक्स वाला पार्ट है, अगर आपने ये वाला पार्ट अभी देखा है, ध्यान से सुना है, तो आपको फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू।